नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जैसे ही सदन में इस बिल को पेश किया गया, विपक्षी दल हंगामा करने लगे और उनके हंगामे का आधार यह है कि इस बिल के बहाने सरकार विपक्षी दलों के विरोधी दलों की सरकारों को तंग करना चाहती है, प्रताड़ित करना चाहती है, स्पेशली उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनको। अब ऐसा क्या है इस बिल में जिसको लेकर हंगामा चल रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी से जानते हैं कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है। खालिद जी, स्वागत है आपका। विपक्षी दलों का हंगामा आखिर क्यों हो रहा है, उनका क्या तर्क है? देखिए, सरकार की तरफ से जो तर्क रखा गया कि 130वां संशोधन विधेयक हम इसलिए ला रहे हैं ताकि जनता के प्रति सरकार ज्यादा नैतिक हो, चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा नैतिक हो, है ना। इसमें मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। ये इसकी खास बात है। लेकिन जो विपक्ष तर्क ये दे रहा है कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है ना। सरकार तो संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आपको इस खास प्रक्रिया से गुजरना होता है ना। और बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत जो चाहिए संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, वो 2/3 बहुमत तो है नहीं सरकार के पास। अभी की जो मौजूदा सरकार है उसके पास नहीं है। ऐसे में ये संविधान संशोधन विधेयक लाने का क्या अर्थ है? विपक्ष से तो इसके बारे में सलाह मशवरा भी नहीं किया गया कि विपक्ष इस पे सहमत हो और इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। अगर इतना बढ़िया बिल है तो इसका मसौदा जो है वो डिस्कस किया जाना चाहिए था विपक्ष के साथ। तो विपक्ष का एतराज ये है, जेपीसी में चला गया है मेरे ख्याल से। हाँ, जेपीसी में तो ये चला गया है और विपक्ष के हंगामे के कारण ही ये जेपीसी में गया है। लेकिन ये परिपाटी है ना कि पहले क्या होता था कि जो मसौदा होता था उसको सब लोग डिस्कस करते थे। खासकर तौर पे जो संशोधन बिल है, अमेंडमेंट बिल, उसके बारे में बातचीत होती थी, चर्चा होती थी। अब क्या परिपाटी हो गई है कि संसद में उसको रख दिया जाता है, उस पे हंगामा होता है, उसके बिंदुओं को किसी को कोई कुछ पता नहीं है। उसके बाद जब हंगामा होता है तो उसको जेपीसी के पास भेज दिया जाता है। ये वर्तमान जो अभी जो पीरियड है ना, अभी जो लोकसभा चुनकर आई है उसमें ये परिपाटी शुरू हुई है। पिछली लोकसभा में तो एब्सोल्यूट बहुमत था और उसमें स्थिति जो है वो दूसरी थी, तो उसमें तो कुछ सुना ही नहीं जा रहा था। मतलब जो बिल आया वो पारित हो गया, है ना, थंपिंग मेजोरिटी से। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो गणित बदला है लोकसभा का, तो अब क्या हो रहा है कि जेपीसी में चला जाता है। लेकिन ये बाद में क्यों होता है, पहले क्यों नहीं हो रहा है? उसके बिंदुओं पर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? उसकी सारी चीजें जो है वो डिस्कस, खासकर संविधान संशोधन बिल जैसा जो महत्वपूर्ण विषय है। तो विपक्ष का यही कहना है कि अगर नैतिकता का सवाल है, विपक्ष का आरोप है कि भाई आप ये बिल, नैतिकता उतिकता कुछ नहीं है, आप ये विपक्षी जो सरकारें हैं उसको कहीं ना कहीं मजबूर करना चाहते हैं। और कुछ हद तक तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई चंद्रबाबू नायडू जो सरकार के सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन लोगों पर दबाव बनाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। पारित तो होना नहीं है क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए संशोधन बिल के लिए, वो 2/3 मेजोरिटी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस बिल को होना क्या चाहिए था कि सर्वानुमति पहले बनाई जानी चाहिए थी, अलग अलग बिंदुओं पर उस पे बातचीत होनी चाहिए थी। संसद की जो कमिटियां होती हैं वो जेपीसी कोई जरूरी नहीं है, जेपीसी तो बाद में आप भेजते हैं, पहले भी तो जा सकती है। हाँ, वो बात सही है, लेकिन मेन बात ये है कि 2-3 बातें। लेकिन पहले हम आपने जो विरोध का पक्ष जो है, हाँ, ये तो बात का प्रश्न था। पहले हम लोग इसके प्रावधानों की चर्चा कर लें। हाँ, इसमें प्रावधान क्या किए गए। तो प्रावधान ये है, प्रावधान तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई के प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अगर उनके खिलाफ ऐसे आपराधिक मामले हैं जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और वो अगर गिरफ्तार होते हैं, है ना, या हिरासत में लिए जाते हैं, तो 30 दिनों के
अंदर यदि है ना? जमानत नहीं हुई। जमानत नहीं हुई उनकी, हाँ। है ना, तो उनको पदमुक्त माना जाएगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सवाल यही है ना, पदमुक्त माना जाएगा या तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक उनको जमानत न मिल जाए, ऐसा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से देखिए इसमें तो जमानत का प्रावधान तो है ही, हाँ। लेकिन उनको हटा दिया जाएगा या फिर हाँ, उनको वो तब तक काम नहीं कर पाएंगे। 31वें दिन जो है, हाँ, मतलब इसका सीधा सीधा स्वतः मतलब मान लिया जाएगा कि फिलहाल वो अभी हाँ। जब तक आप यानी जेल में हैं तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। हाँ, इसका अगर सीधे अर्थों में हम ये मतलब निकालते हैं तो अच्छा तो लगता है। केजरीवाल का जो मामला है ना, उसी के आलोक में जो गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो उन रेफरेंस भी दिया उन्होंने कि हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, जेल से सरकारें चलाने की कोशिश की गई और चलाई गई, और जिससे जो जांच प्रभावित हुई, इसलिए हम लोग जो है ये नहीं। देखिए, जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल का पहला मामला था, अभी तक तो होता यही रहा है कि यदि किसी के ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं या बड़े नेता हैं, यदि उनपे इस तरह के आरोप, कोई गंभीर या संगीन आरोप लगते हैं, तो वो स्वतः इस्तीफा दे देते हैं। आप देखिए, वो केजरीवाल के साथ ही झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हुआ, उन्होंने रिजाइन किया, फिर आए, अपना मुख्यमंत्री बन गए। लालू प्रसाद यादव ने भी रिजाइन मारा, भाई चाहे वो किसी को दिए, चाहे वो अपनी पत्नी को ही बनाए, जिसको भी बनाए, पर उन्होंने जब उनके ऊपर आरोप लगा, जांच शुरू हुई, तो पद छोड़ दिया उन्होंने। तो ये आमतौर पर परिपाटी यही रही है कि आरोप लगने पर या जेल जाने की स्थिति में लोग पद छोड़ देते हैं, स्वतः नैतिकता की बात, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, अभी तक ऐसा होता रहा है। जैसे उमा भारती पर भी आरोप लगा था, उन्होंने पद छोड़ दिया, तो इस तरह का, वो मुख्यमंत्री थी एमपी की। तो ये पक्ष हो या विपक्ष हो, ये अभी तक की नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने का रिवाज रहा है। अरविंद केजरीवाल एक अपवाद थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि वो सबसे ज्यादा नैतिकता की बातें करते थे। बात ये है कि जांच को प्रभावित करना तो एक, मान लीजिए, अलग मैटर है। मुख्य बात यह है कि जितने दिन वो जेल में रहे, उतने दिन एक कार्य प्रभावित हुआ। भाई, शासन का कार्य, आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, तो आप 6 महीना जेल से संचालित कैसे करिएगा? आप ऑफिस जा नहीं रहे हैं, फाइलें नहीं आप साइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, रिस्ट्रिक्शंस है। तो देखिए, अब मंशा सरकार की इसके पीछे क्या है, उसका अनुमान तो कोई नहीं। आप देखिए, पक्ष विपक्ष में सब आरोप लगाए रहते हैं, लेकिन ये मतलब बुरा नहीं है। भाई, जवाबदेही इतनी तो होनी पड़ेगी, और अभी तक रही है जवाबदेही। ये भी नहीं है कि कुछ विशेष कर रहे हैं, अभी तक तो जवाबदेही रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। सभी लोग बड़ी जिम्मेदारी से अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, ऐसा कोई आरोप लगता है तो रिजाइन करते हैं, एक केजरीवाल को छोड़ के। लेकिन ये बात आपकी सही है कि भाई, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में भरोसे का संकट हो जाए, आपने कहा ना कि बिल पहले क्यों नहीं चर्चा किया गया, ते भी जान लीजिए, जेपीसी है हाँ, तो पहले भी तो जा सकता नहीं, है, अब आपको ये बता रहे हैं कि हमको लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतनी बड़ी खाई पहले थी ही नहीं। ये इधर आप किसको दोषी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इधर जो व्यवहार है वो दुश्मन टाइप का व्यवहार है। एक दूसरे पर हमला करना अलग बात है, तर्क से अपनी बात रखिए, है ना। चाहे कोई हो, हम ये नहीं कि एक पक्ष की बात कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विरोध और बदतमीजी में फर्क होता है जी। कोई भी हो, सत्ता पक्ष के नेता भी बहुत उलझुल बातें करते हैं विरोधी के लिए, विरोधी भी उसी तरह का लैंग्वेज, उसी तरह की भाषा, विरोध करना और एक बदतमीजी करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो हमको लगता है कि दोनों के बीच संबंध ही ऐसे नहीं रह गए हैं कि लोग किसी एक आम निष्कर्ष, एक आम सहमति पर पहुंचे और जनहित के मुद्दों को लेकर आपस में एक आम राय बनाकर या तो विरोध या समर्थन का चक्र चल रहा है। देखिए सुनीता जी, हमें एक तो स्टैंड लेना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि आप नहीं, वहां आप नहीं एक पत्रकारीय नजरिया एक होना चाहिए। देखिए, वहां आपकी बात से हम जिम्मेदारी तो किसको लेनी है? आपका वहां आपकी इस बात से हम बिल्कुल असहमत नहीं है। वहां हम आपकी बात का देखिए सहमति प्रदान कर रहे हैं कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा ऐसी ही होती है कि संविधान में जब भी संशोधन करिए या कोई बड़ा बिल आए तो कोशिश करना चाहिए कि सबको विश्वास में लेके वो लाए और विपक्ष को भी भरोसे में लिया जाए, इस पर डिस्कशन और डिबेट हो
हाँ, उसमें इसमें कोई इसमें जो लाइन है, हाँ, आप बिटवीन द लाइंस पढ़िए कि हाँ, आप संशोधन विधेयक ला रहे हैं, हाँ, है ना, आपको आवश्यकता क्या होगी? हाँ, तो जाहिर तौर पे विपक्षियों के समर्थन की जरूरत होगी, तभी ना हाँ, 2/3 मेजोरिटी हाँ, आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, तभी ना ये पारित होगा। हाँ, तो आपको उनके समर्थन की जरूरत है हाँ, इस बिल को पास करने के लिए। सामान्य बिल तो है नहीं, हाँ, हाँ, है ना, संशोधन विधेयक है, संशोधन बिल है, तो इसको पास करने के लिए बाकी लोगों के समर्थन की आपको आवश्यकता है। हाँ, तो उसके बिना तो ये पारित नहीं है। तो आपने उस दिशा में कदम बढ़ाने की बजाय आप सीधा बिल लेके सदन में आ गए। तो आप चाहते हैं ना कि बहस हो, भाई आप चाहते हैं ना कि इसका विरोध हो, खालिद जी ये पारित कराना मकसद नहीं है। नहीं, ये अब देखिए, देखिए ये आप मंशा यही आ जाती है। आपकी बात हम कहाँ असहमत नहीं है। एक बात बताइए कि राजनीति में विरोधी को कैसे फंसाया जाए, ये चालें तो सब चलते हैं, और सत्ता पक्ष की या सरकार की तो यही चाल है। यदि विपक्ष विरोध करता है, आप देखिए विपक्ष भी चाल को समझते हैं। हाँ, आपने संशोधन विधेयक लाया, हाँ, बहुत अच्छी हाँ, बात है, हाँ, उसके गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स हाँ, ये तो बाद में आते हैं। पहले तो ये सवाल उठता है कि संशोधन विधेयक, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि इसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी? देखिए क्या आप यही बात हम कंप्लीट करने दीजिए तो बात क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये चूंकि 2/3 वाली आप बात बोल चुके हैं, पता है, तो आप बहस कराने के लिए, विरोध कराने के लिए लाया, हाँ, 2/3 समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, सुनिए, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको बता रहा है 2/3 मेजोरिटी वाली बात आप बोल चुके हैं, बता चुके हैं दर्शकों को। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें शुद्ध राजनीति है, और राजनीति ये है कि यदि ये बिल पारित नहीं होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मंशा पर यह सवाल उठाया जाएगा कि भाई वो किसी भी नैतिक या शुचिता के कदम का वो विरोध करता है जी। और यदि वो सहयोग करता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को शंका है कि सरकार उसका फायदा उठा सकती है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि ये बिल्कुल, ये जितना हवा या हवा इस विधेयक को दिया जा रहा है वो कोई है नहीं बड़ी चीज। पूछिए क्यों? ये पहले से नैतिकता में है। एक अरविंद केजरीवाल को हटा दीजिए तो ये कागज में या लिखित में भले ना हो, पर ये शुचिता में ये सारे दल ऐसा करते रहे हैं। ये तो है ही। हाँ। फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ, हाँ। ये तो परंपरा के तौर पे रहा है, परंपरा रही है, के आधार पे तो परंपरा रही है, नैतिकता के आधार पे तो हमारे रेल मंत्रियों ने कई बार इस्तीफा दिया है ना। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, है ना, रामविलास पासवान ने भी अपने समय में इस्तीफा दिया। अब आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। वो आपको बता रहे हैं दोनों, कई लोगों के बारे में वो आपको बता रहे हैं, दोनों में फर्क है। जैसे आप एक हम उसको क्लियर कर देते हैं खालिद जी, उसके बाद दोनों में फर्क है। जैसे कि यदि आप किसी पद पर हैं, जैसे रेल मिनिस्टर हैं, और यदि कोई दुर्घटना हो गई तो जाहिर तौर पर उस दुर्घटना से प्रत्यक्षता आप नहीं जुड़े हुए हैं, परोक्ष रूप से आप मंत्री हैं, वो दूसरी चीज हो गई खालिद जी। लेकिन संगीन मामले में डायरेक्ट आप आरोपी हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? वो दोनों अलग चीज है। मैं दूसरी चीज बोल रहा था कि इस्तीफा देने का उदाहरण पहले से है, परंपरा है, ऐसे कई बार जो है परंपरा में है, मुख्यमंत्रियों को बदला गया है। उन पे कोई दाग लगा, उन पे कोई प्रश्न चिन्ह लगे तो उनको बदला गया है। बिल्कुल है ना, ये इंटरनल रिफॉर्म्स की बात होती है। हम आपको दूसरी चीज याद दिलाने देते हैं, ऑर्डिनेंस तो पहले से है कि भाई अगर किसी संगीन अपराध में किसी को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है चुने हुए प्रतिनिधि को, तो उसको तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं। वो तो सजा पर है, आपको याद होगा ना, वो तो सजा पर है ना, इसमें तो प्रावधान है। जैसे सजा और अलग चीज हो गई, 5 साल की सजा अलग चीज हो गई। लेकिन यदि आप मामले में आरोपी हैं तो ये भी आप जानिए कि यहाँ 20 साल मुकदमा चलता है। और यदि आप मान लीजिए ये परिपाटी एक्चुअली अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी है, तो शायद आगे लोग फॉलो ना करें, इसलिए ऐसा किया गया होगा। देखिए, आप जैसे एक बात बताइए कि यदि 10 साल चली और उस दौरान आप 20 बार जेल गए, तो 20 बार यदि आप सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर, एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप 6 महीना साल भर जेल से सरकार चला रहे हैं, सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सब काम रुका हुआ है ना। पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित करने की बात तो एक ही है, इसके साथ ये भी बहुत बड़ा बात है कि आपका सारा कार्य रुका है, सारा डेवलपमेंट वर्क रुक जाएगा यदि मुख्यमंत्री ही जेल में रहेगा। ये सब बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम इसके बिल के प्रावधानों की बात कर रहे हैं, है ना, जिसका विरोध हो रहा है और जिसका समर्थन हो रहा है, उसके फाइनल पॉइंट्स पे आप आइए। मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ न्याय का सिद्धांत क्या है। न्याय का सिद्धांत हमारा क्या है
बेसिक सिद्धांत ये है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो हम किसी को दोषी नहीं लेकिन ये ठीक है, लेकिन न्याय का सिद्धांत ये इसका भी नहीं उल्लंघन करता है। नहीं, न्याय ये का नियम नहीं का भी नहीं, उल्लंघन करता है। इसमें हम आपसे सहमत नहीं है। आप ये बात यहाँ संगीन मामलों की है ना खालिद जी, ये नहीं है कि न्याय। एक बात बताइए, मर्डर के केस में कोई जेल जाता है, यदि 2 साल वो जेल जाता है तो 2 साल वो जॉब करता है अपनी। अच्छा, मुझे अब एक सवाल अब बताइए। एक हमको एक सत्येंद्र जैन का उदाहरण लीजिए। हाँ, हाँ। सत्येंद्र जैन, हाँ है ना, हाँ 2019 में उन पे मामला दर्ज किया हाँ, गया, हाँ। है ना, जेल में गए, जेल में रहे, 4 साल के बाद क्या हुआ? आप हमको एक बात, उन्होंने अपना मंत्री पद गंवाया था ना, ठीक है, सत्येंद्र जैन हाँ, ने, मान लिए उनको तो बचाया किसने? बहुत सारे। उसके बाद क्या हुआ? क्लोजर रिपोर्ट हो गई, ठीक है, आप उसकी क्लोजर रिपोर्ट हो गई। एक बात हमको बताइए ना खालिद जी, हाँ। एक बात बताइए, बहुत सारे आरोप, क्या हम सिर्फ सिंपल एक बात बता रहे हैं कि बहुत सारे आरोप लगते हैं। दूसरा प्रश्न, एक बात, एक लास्ट फाइनल पॉइंट उठा रहा हूं। हाँ, अमित शाह का उदाहरण लीजिए आप। हाँ। अमित शाह जब हाँ। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने रिजाइन दिया था कि नहीं दिया कब था? रिजाइन दिया था? रिजाइन दिया पहले था? दिया था या बाद में दिया था? बाद में दिया था। आपने पहले दिया तो ना। आपने नैतिकता का उदाहरण दिया क्या? आज हाँ। जिस नैतिकता का आप देखिए, दुहाई दे रहे हैं आप बात ये है कि गिरफ्तारी के बाद ही ना बात हो रही है, गिरफ्तारी के बाद जमानत होने तक। तो यहाँ ये कहाँ सवाल है कि आरोप लगने आपने पर? नैतिकता के नहीं आधार पे नहीं, नैतिकता तो नहीं होनी चाहिए कि आप पे आरोप खालिद लगा। जी, इस बिल में क्या है कि गिरफ्तारी के बाद जमानत होने तक आपको हम रिजाइन नैतिकता करना का हवाला आप दे रहे हैं, इसलिए मैं नैतिकता का है। सवाल वो उठा रहा हूं। बात ये नहीं है। नैतिकता तो ये है कि आप पे आरोप लगे, आप किनारे हो जाइए। बात ये है कि ऐसे उदाहरण यदि सामने आए हैं, अब जैसे आप सरकारी कर्मचारी है, हो सकता है वो दोष मुक्त हो जाए, कई बार वो रिश्वत के आरोप में पकड़ा जाता है या किसी मर्डर के ही आरोप में पकड़ा गया, जब तक वो पकड़ा जाता है, जेल में रहता है, तब तक वो जॉब नहीं ना करता है। कुछ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे निलंबन हो चाहे जो हो। एक नियम है कि भाई आप जेल में रहते हुए गवर्नमेंट का काम नहीं कर सकते हैं। तो जब ये काम व्यक्ति के लिए ये है रूल, तो जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा है, देखिए आरोप लगने पर नहीं हो रहा है, बात हो रहा है अरेस्टिंग होने पर और जेल में रहने पर। आरोप तो बहुत नेताओं पर लगता रहता है और झूठे आरोप भी लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप राजनीति में हैं तो विरोधी फंसाने के लिए भी बहुत सारा कुछ अगर रास्ते, तो वो आरोप लगने पर बात नहीं हो रही है। लेकिन आप यदि जेल में, यदि जेल गए, उसमें भी यदि आपका केस कमजोर हुआ तो जमानत मिल जाती है, ऐसा नहीं है। केस कमजोर हुआ तो जमानत मिल जाती है। हाँ, केस यदि बहुत मजबूत हुआ तभी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट से आपको वो मिल जाता है। तो ये बात है कि यदि बहुत मजबूत केस आपके खिलाफ है और जमानत नहीं मिली तो आप जेल से सरकार ना चलाएं, बात इतना ही है बस। गुड थिंग्स बोलना, हाँ, और गुड थिंग्स करना, इन दोनों में बहुत फर्क भाई, है। हम किसी के गुड थिंग्स लिख रहा है। अब आप हमको ये बताइए, टाइमिंग हम लोग का चूंकि हो गया है, बार-बार इशारा हो रहा है। मैं हाँ। जो फाइनल पॉइंट्स उठा रहा हूँ कि ताकि पूरी हाँ। बातें समझ में आए कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं और क्यों इसका जो विरोध का पक्ष है, वो उन बातों को जेपीसी में भी तो यही डिस्कशन होगा ना, यही सारे बिंदु न उठेंगे कि जेपीसी में जो सदस्य हैं वो इन्हीं बिंदुओं को उठाएंगे कि भाई ये कमियां हैं, क्या इन कमियों को दूर। अब ये एक कांस्टेबल को भी ये अगर रूल बन जाता है, ये संशोधन हो जाता है, तो एक कांस्टेबल को भी क्या अधिकार हो जाएगा, है ना? क्या? एक कांस्टेबल भी एक जो आईओ होगा किसी मामले की जान, उसके हाथ में आप क्या दे देंगे? सत्ता बदलने की। क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वो कौन होता है? मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आप आदेश लेना पड़ता है ना। अरेस्ट कौन करेगा? अरेस्ट कौन करेगा? आम लोगों के खिलाफ जब केस होता है, एफआईआर होती है, उनकी अरेस्ट कौन करता है? अरेस्टिंग कौन किया? मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग कौन किया? अरेस्ट तो पुलिस ही करेगी ना भाई। तो इसमें रूल यही है ना कि 5 ऐसे अपराधों में अगर उनको अरेस्ट किया जाता है जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, समझिए ये कोर्ट से डिसीजन नहीं आ रहा है, ये प्रावधान है कि ऐसे अपराधों में अगर उनकी अरेस्टिंग संगीन अपराध की बात, या हिरासत में लिया जाता है, दोनों चीजें हैं, हिरासत में भी लिया जाता है। हिरासत में आप 30 दिन नहीं रख सकते हैं, एक्सटेंड तो होता है ना हिरासत। हाँ, हिरासत तो एक्सटेंड की जा सकती है ना। अरे रिमांड, 30 दिनों तक अगर आप जेल में रहते हैं, है ना, तो आपको पद से जमानत नहीं मिलती है तो नहीं पद से हटा दिया जाएगा। हाँ, जमानत तो बीच में
वो जमानत तो अधिकार है, ये देखिए खालिद जी, जमानत ये तो लोग नागरिक का अधिकार है। देखिए खालिद जी, ये लोग ये चीजें जो भी आप बोल रहे हैं हम लोग रिपीट कर चुके हैं, है रिपीट ना? नहीं है, ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरेस्ट कौन करता है? तो अरेस्ट तो पुलिस ही करेगी, पुलिस ही करेगी ना। हाँ। तो पुलिस अगर उस केस में हाँ। एक जो कांस्टेबल है, एक जो आईओ है, हाँ। वो आकर जाकर अगर उनको अरेस्ट कर लेता है, उनको रख लेता है, तो उसके पास आपने अधिकार क्या दे दिया? सरकार बदलने का अधिकार दे दिया ना। एक चुनी हुई सरकार एक बात बताइए कि हमको एक बात बताइए, पहले तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अरेस्टिंग करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है अपर बॉडी से, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि तो इसमें ये दूसरा तो नंबर तो पहले से है ना। ये थोड़ा है कि आईयू जाके अरेस्ट कर लेगा अपने मन पहले से है। दूसरी बात कि एक आईयू अरेस्ट करता है, जबरदस्ती का अरेस्ट कर लेगा बिना परमिशन के। अभी देखिए सुनीता जी, अभी क्या संवैधानिक प्रावधान क्या है कि पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग नहीं हो सकती है, यही ना? अभी जो प्रावधान है, ऐसा कहाँ है? ऊपर से आपको ऑर्डर लेना पड़ता है उसके बगैर। हाँ, उसमें भी तो है ना? प्रधानमंत्री की अरेस्टिंग सीधे नहीं हो सकती है। क्लॉज क्या है कि मंत्रियों की अरेस्टिंग सीधे नहीं हो सकती है। वो मेरे ख्याल से उस क्लॉज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्लॉज क्या है कि अरेस्टिंग होने की स्थिति में जेल से आप सरकार नहीं चला पाएंगे यदि जमानत नहीं ले पाए 30 दिनों तक। तो बाकी क्लॉज में क्या चेंज आया है? मंत्री कौन सा सरकार चला रहे हैं बाहर से? देखिए आप इसके मंशा पे जाइए। देखिए क्या है अब इस चीज को हम लोग चूंकि बहुत लंबा ये हो गया, इसलिए इसको कंक्लूड करते हैं खालिद जी। मुझे ये लगता है कि इस समय सरकार को पूरी तरह से पता है कि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक पारित हम नहीं करा पाएंगे, इसका विरोध होगा। सीधे सीधे अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, ताकि विपक्ष जो है अपने ट्रैक से हटे, दूसरे मुद्दे पर आए। मेरा इशारा आप समझ रही हैं कि अभी जो देश भर में, बिहार में, देश भर में जो चर्चा चल रही है वो है एसआईआर को लेकर, और संसद में भी लगातार उस पे हंगामा हो रहा है, लगातार उस पे बातचीत हो रही है। उससे ध्यान हटाने की ये कोशिश मुझे दिखती है। मेरा अपना जो आकलन है, मेरा जो अपना एनालिसिस है, नैतिकता की बात अगर है तो बहुत सारे जो रूल्स हैं इससे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग है उसको आप कड़ाई से पालन कीजिए और खुद भी अनुपालन कीजिए। सिर्फ विपक्ष से ये उम्मीद मत कीजिए कि वही पालन करें, उन्हीं पर इसको लागू करें, आप खुद भी पालन कीजिए। अब देखिए ना, एक फिगर आया, 193 लोगों के खिलाफ जो है मामला चला, उसमें से सिर्फ 2 कन्विक्ट हुए। ये इस देश में एक ही बार हुआ है और 2 ऐसा तो सालों साल होता बता रहा हूँ। 193 लोगों के खिलाफ मामला चला, ईडी की, हम लोग सीबीआई की कार्रवाई। मैं इम्पोर्टेंट बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। 193 और ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, छापे दर छापे, 2 उसमें से कन्विक्ट अभी तक हुए, है ना? बाकी लोगों के खिलाफ क्या हुआ इसका डिटेल्स कोई देगा। और खास बात यह है कि इसमें अधिकांशतः वो है जो विपक्ष के नेता, तो उंगली तो उठेगी ना। आप पारदर्शिता के साथ काम कीजिए, कानून बनाने से कौन रोकता है, लेकिन वो कानून बनना चाहिए जिससे वाकई जनता का भला हो। हमने जो 3 कानून बने थे उसका भी डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था कि बीएनएस और बीएनएनएस से क्या फायदे हो रहे हैं, लोगों के हित में बनाए जा रहे हैं, तो हमने तो वो चर्चा की थी ना। लेकिन जहां पे साफ तौर पे दृश्य दिखता है कि इसका मकसद क्या है, सिर्फ हंगामा को खड़ा करना या बनाए रखना, जनता का हित तो इससे होने नहीं जा रहा है। चलिए हम लोग कंक्लूड करें। मेरे ख्याल से आप अपनी सारी बात कह चुके हैं। तो जहां तक हंगामा खड़ा करने की बात है, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सत्ता पक्ष ही हंगामा खड़ा कर रहा है, विपक्ष तो उससे ज्यादा हंगामा खड़ा कर रहा है, और दोनों का काम ही है हंगामा खड़ा करना, एक दूसरे को। सत्ता पक्ष का हंगामा खड़ा करना नहीं, पटकनी देना ही तो राजनीति का खेल। सत्ता पक्ष का काम है। अब ये तो गलत बात है। राजनीति के खेल में कौन किसको पटकनी देता है, ये तो वही चल रहा है और चलता ही। आप ये उम्मीद तो कहां से कर ले रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष एकदम दूध का धुला हो जाएगा? काम मत कहिए। काम क्या कह रहे हैं? राजनीति का खेल है। काम का मतलब ये है कि राजनीति में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे को कैसे पटकनी दे, ये उसी में लगे रहते हैं। और उसमें कौन तेज है ज्यादा, यहाँ पे मेरी सहमति होगी। एक कौन ज्यादा तेज है ये देखना पड़ता है। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है बिल का, हम लोग, मेरे ख्याल से आज मेरा डिस्कशन बिल पर ही था और हम लोग बेकार में पॉलिटिक्स में फंस गए खालिद जी। पॉलिटिक्स, मेरा मतलब ये था कि पॉलिटिक्स से आप दूर नहीं हो सकती हैं। तो मेरा मकसद ये था कि ये बिल, मेरे ख्याल से जितना विरोध करने वाली बात है वैसा कुछ नहीं है। एक तो पहले से परंपरा में ये चीजें चल रही हैं,
और यदि ऐसा कुछ आ भी जाता है तो उतना बड़ी ढोने की बात नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री भी दायरे में आते हैं, सभी लोग आ रहे हैं और आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको उस दायरे में होना चाहिए। तो हालांकि खतरे जो खालिद जी बता रहे हैं वो भी कम नहीं है, लेकिन ठीक है, हमको लगता है कि कुछ भी राजनीतिक शुचिता के लिए आए, भले मंशा कुछ भी हो, तरीका पैटर्न जो है, मंशा गलत मंशा से भी एक सही काम हो जाए तो बढ़िया है। आप चलो इस डिस्कशन को आगे ना बढ़ाएं तो एक टिप्पणी कर दूं। हाँ। प्रधानमंत्री को इसमें शामिल इसीलिए किया गया है ताकि बिल की सुंदरता दिखे। नहीं तो आपको भी आप वो पता है, देखिए। आपको भी पता खालिद है जी। कि जिस राष्ट्रपति जो है वो किसके परामर्श पे बनते हैं, है ना, उनका चयन कौन करता है? देखिए, तो वो हमारा वो काम सिर्फ प्रसाद पर्यंत तो ये है। ऐसा है कि उस बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें हम लोग हाँ, जाएंगे। इसीलिए मैंने हाँ, इसलिए कहा कि मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, तो ये सुंदरता के लिए है, आप उसको अब शामिल देखिए, आप सत्ता पक्ष की हर मंशा को ही गलत और विपक्ष की हर मंशा को ही सही ठहराने की यदि आप ठान चुके हैं तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, परंपरा कह रही उसका है। कुछ नहीं कर सकते। और चलिए, बहुत लंबा हो गया। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।